अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर के 4th चैप्टर की जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे उनकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस का। कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब वो तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस जिनकी मदद से नेटवर्क को क्रिएट किया जाता है, वो सारे फिजिकल हार्डवेयर डिवाइसेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाते हैं। इन डिवाइसेस में सबसे पहले आपके पास जो डिवाइस है वो है स्विच। स्विच एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर और दूसरे हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया या कोई और कंप्यूटर हो गया, उन सबको आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो स्विच सबसे सिंपल कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि एक नेटवर्क क्रिएट करता है। स्विच की तरह एक और हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसको हम कहते हैं राउटर। राउटर जो होता है, राउटर स्विच से ज़रा एडवांस होता है और राउटर को नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। राउटर की मदद से आप ना सिर्फ 2-3 डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं बल्कि 2-3 नेटवर्क की इंटरकनेक्शन का भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कॉमनली हमारे पास घरों में वाईफाई राउटर्स होते हैं। तो वाईफाई राउटर्स क्या करते हैं, वो एक से ज़्यादा डिवाइसेस को वायरलेसली जो है हमारे पास कनेक्शन या एक्सेस देते हैं। तो घर में जितने भी लोग होते हैं जिनको इंटरनेट यूज़ करना होता है, वो उस राउटर के ऊपर लॉगिन करते हैं पासवर्ड की मदद से और उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और राउटर जो होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है आपका, उसके नेट से कनेक्टेड होता है। तो जब वहाँ से डाटा ट्रांसमिशन होती है राउटर पे, तो राउटर उसको घर के इंटरनली जो लोकल एरिया नेटवर्क है, जितने भी डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड हैं, उन सब के ऊपर वो इंटरनेट फैसिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो गोया राउटर भी स्विच की तरह एक ब्रिज का काम करता है और 2-3 नेटवर्क्स के दरमियान इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। राउटर की एक खासियत और ये भी होती है कि जब इस पर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है या डाटा कम्युनिकेशन की जाती है, तो हमेशा ये डाटा को सेंड करने के लिए सबसे ऑप्टिमल पाथ चूज़ करता है कि मुख्तलिफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस में से कौन से डिवाइसेस के ज़रिए जो है डाटा सबसे क्विकली या सबसे तेज़ तरीके से, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से कहाँ से डाटा ट्रांसफ़र होगा। तो ये हमेशा ये इसके अंदर फीचर होता है डाटा को सेंड करने का। इसी तरह एक हमारे पास एक तीसरी डिवाइस भी होती है जो कि कॉमनली यूज़ होती है। इसका यहाँ पे जिक्र तो नहीं किया इन्होंने, शायद भूल गए होंगे, लेकिन एक्सरसाइज में उसके बारे में पूछा गया है। वो कहलाती है हब। स्विच और राउटर की तरह एक और जो है लोकल एरिया कनेक्शन के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है वो हब कहलाती है। हब जो होती है वो बिल्कुल दिखने में स्विचेस की तरह होती है, लेकिन उसका फंक्शनैलिटी जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हब करती क्या है, हब जो है एक्चुअली सिग्नल डुप्लीकेशन करती है। हब की मदद से भी मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में क्रिएट करके एक नेटवर्क बनाया जा सकता है। और हब में होता यह है कि जो डाटा हब में ट्रांसफ़र किया जाता है वो उस इनपुट सिग्नल की डुप्लीकेशन करके उसको तमाम कनेक्टिंग चैनल्स के ऊपर सेंड कर देती है। जैसे कि अगर हब के ज़रिए अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, तो जितने भी उसके कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे या क्लाइंट्स होंगे, वो उन तमाम डिवाइसेस के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगी। जबकि स्विच ऐसा नहीं करता। स्विच कैसे काम करता है, स्विच जो होता है वो हर कनेक्टेड डिवाइसेस का एक एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस कहा जाता है। मैक एड्रेस का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी कि आपकी जो भी कनेक्टेड मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, उसकी जो चिप होती है वो उसका एक एड्रेस अपने पास सेव रखता है और वो उस पोर्ट के ज़रिए डाटा जो है डेजिग्नेटेड लोकेशन पे भेजता है। तो स्विच जो है वो उसको जो ऑर्डर मिलता है कि भाई फला कंप्यूटर से डाटा आया है और उसके साथ एड्रेस अटैच है कि इसको दूसरे कंप्यूटर के मैक एड्रेस पे सेंड करना है, तो ये सिर्फ उसी को डाटा ट्रांसफ़र करेगा। बीच में और दूसरे कनेक्टेड डिवाइसेस को स्विच या राउटर डाटा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। वो डेजिग्नेटेड इन्फॉर्मेशन को उसी डेजिग्नेटेड चैनल और एड्रेस के ऊपर भेजते हैं। जबकि हब में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है, ये एक एडवांटेज भी है हब का, कि अगर आपको ऐसा कनेक्शन करना है जिसमें एक इन्फॉर्मेशन बैक वक्त तमाम के तमाम नोड्स के ऊपर तमाम क्लाइंट्स को रिसीव हो जाए, तो वो आप फिर हब यूज़ करें, स्विच यूज़ ना करें। तो हब ये करता है कि वो उस डाटा को जो है ना तमाम के तमाम जितने भी इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं उन सब के मैक एड्रेस के ऊपर भेज देता है। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन क्रिएट करने के लिए एक और डिवाइस है, उसे हम कहते हैं मॉडेम। मॉडेम एक शॉर्ट फॉर्म है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास हमने पढ़ा था चैप्टर के शुरू में कि हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन में 2 तरह के सिग्नल्स होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और एक डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एनालॉग प्रोसेसिंग करते हैं, यानी एनालॉग सिग्नल्स की प्रोसेसिंग के लिए बनाए जाते हैं, और कुछ होते हैं जो सिर्फ डिजिटल कैलकुलेशन या डिजिटल वर्किंग कर सकते हैं। अब इन दोनों के दरमियान इंटरकनेक्टिविटी के डिजिटल सिग्नल्स वाले डिवाइसेस को जो है डिजिटल वाले से
और डिजिटल को एनालॉग वाले से और एनालॉग को डिजिटल वाले से इंटरकनेक्ट करने के लिए हम मॉडेम्स को यूज़ करते हैं। तो ये एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है डिजिटल सिग्नल में, और साथ साथ बैक वक्त डिजिटल रिसीविंग सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसकी मदद से आप इंटरकनेक्टिविटी करवा सकते हैं एनालॉग और डिजिटल डिवाइसेस की। मॉडेम्स की भी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, और ये मॉडेम ज़्यादातर लोगों ने यूज़ भी किए हुए होते हैं, तो अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल से। सबसे पहली जो हमारे पास कॉमन टाइप होती है वो होती है डायल अप मॉडेम की। डायल अप मॉडेम्स क्या होते हैं? जिन लोगों के पास PTCL का इंटरनेट होगा वो इन तीनों मॉडेम से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। तो डायल अप मॉडेम ये होता है कि आपके पास जो है डायरेक्ट जो टेलीफोन लाइन होती है उससे कनेक्शन कंप्यूटर में दे दिया जाता है, और आपके पास एक डायल अप मॉडेम का कार्ड जो है ना कंप्यूटर में होना चाहिए। तो इससे कंप्यूटर डायरेक्टली करता क्या है कि जो कि टेलीफोन लाइन जो PTCL की टेलीफोन लाइन है, तो PTCL वाले जो नेट देते हैं तो उसके लिए अलग से वायरिंग थोड़ी करते, वो अपनी वही टेलीफोन लाइंस के ऊपर जो है इंटरनेट की फैसिलिटी भी देते हैं। और आपको हम पहले बता चुके हैं जो नॉर्मल कॉपर वायर्स होते हैं टेलीफोन लाइन के, ये टेलीफोन का वॉइस डाटा जो होता है वो एनालॉग डाटा होता है। तो ये एनालॉग डाटा को कैरी करने के लिए सूटेबल होते हैं बेस्ट, लेकिन इन्हीं की तारों की मदद से आप डिजिटल डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक मॉडेम लगा करके। तो मॉडेम करता ये है कि कंप्यूटर जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल उस पर काम करता है बिट्स के ऊपर 0 और 1 के, तो कंप्यूटर से जो भी डाटा जनरेट होता है, जो पैकेट्स जनरेट होते हैं वो आते हैं डिजिटल डाटा में, लेकिन तार के अंदर जा रहा होता है एनालॉग डाटा। तो वो ये इस डिजिटल डाटा को जो कंप्यूटर का होता है उसको ट्रांसफॉर्म करता है एनालॉग सिग्नल्स में, और उसके बाद टेलीफोन वायर के ज़रिए वो डाटा सेंड कर देता है। इसी तरह जब डाटा रिसीव होता है उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए नेटवर्क के ऊपर, तो वो तो एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफ़र होकर आ रहा होता है, तो ये उसको पहले कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में और फिर कंप्यूटर पे डिस्प्ले कर देता है। तो सारे मॉडेम्स जो होते हैं जितनी भी टाइप्स हैं, डायल अप हो, DSL हो या ISDN हो, तीनों मॉडेम्स का काम करने का प्रोसीजर सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ इनकी फंक्शनैलिटी में फ़र्क ये होता है कि जो डायल अप मॉडेम्स होते हैं ये थोड़े से ज़रा ओल्ड एज होते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी, इनकी स्पीड कम होती है और ये स्लो डाटा जो है ना ट्रांसफ़र करते हैं। जबकि जो DSL मॉडेम्स होते हैं इनको डिजिटली सब्सक्राइबर लाइन भी कहा जाता है, और ये DSL लाइन जो होती है ये होती तो वही लाइन है, लेकिन इसकी जो है ना डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड ज़्यादा होती है डायल अप मॉडेम के मुकाबले में। तो ये डिजिटली तौर पर ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल लाइन से जो है ना ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन होती है। इसी तरीके से हमारे पास बिल्कुल DSL मॉडेम्स की तरह एक इससे भी एडवांस जो फॉर्मेट के मॉडेम्स होते हैं जो कि डिजिटल ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। यानी ये समझ लें कि आपकी जो कनेक्शन होता है आपका टेलीफोन लाइन का और जो इंटरनेट का, दोनों ही डिजिटल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये कंप्यूटर उसको भी डिजिटल जो हमारे टेलीफोन्स होते हैं उनके लिए भी डाटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है, और ये आपके नॉर्मल जो है आपका जो कंप्यूटर पे इंटरनेट होता है वो भी डिजिटल में आ रहा होता है, और साथ साथ आपके पास ये जो HD टेलीविज़न होते हैं उनकी भी फैसिलिटी डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर दे रहे होते हैं। तो PTCL की वो स्मार्ट TV वाली जो कनेक्शन जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें वो इसी तरीके का ISDN मॉडेम यूज़ करते हैं, और तीनों चीज़ों को जो है वो डिजिटल सिग्नल्स की सूरत में वो ट्रांसफ़र कर देता है, और टेलीफोन लाइन नॉर्मली वो यूटिलाइज़ करता है और उसी के एनालॉग सिग्नल्स को ज़रा अच्छी क्वालिटी के डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ISDN जो मॉडेम होता है इसकी फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क भी होती है, और ये जो है मॉडेम्स में सबसे एडवांस वर्जन होता है। काम इसका भी वही होता है कि ये भी एनालॉग ही वायर का यूज़ कर रहा होता है और सिर्फ उस डाटा को डिजिटल में ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा क्विकली जो है ना ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसकी शॉर्ट फॉर्म NIC है, इसको आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके इसकी मदद से जो है कंप्यूटर को नेटवर्क कनेक्शन के काबिल बना सकते हैं। जो मॉडर्न हमारे पास कंप्यूटर्स आते हैं उनके अंदर तो बिल्ट इन नेटवर्क कार्ड्स लगे हुए होते हैं, लेकिन इसकी मदद से जो है आप कंप्यूटर को जो है अगर नहीं मौजूद हो, जैसे पुराने कोई कंप्यूटर है आपके पास जिसमें ये चिप नहीं लगी हुई, तो आप जो है उसमें ये इसको एक्सटर्नली चिप को लगवा करके आपके एक्सपेंशन स्लॉट से आप उसे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड 2 तरह के होते हैं। एक नॉर्मल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है ना, जो कि वायर्ड कनेक्शन के लिए यूज़ होता है, और एक होता है जो कि वायरलेस होता है, उसके पीछे इस तरीके से एक एंटीना भी निकला हुआ होता है। तो अगर आपके पास डेस्कटॉप PC है और उसको आप वायरलेसली राउटर से कनेक्ट करना चाहें तो आप सिंपल सा एक ये कार्ड लगवा लें और उसके बाद उसके अंदर भी जो है ये फैसिलिटी हो जाएगी। नॉर्मली लैपटॉप्स के अंदर यही
जो चिप होती है वो बिल्ट इन होती है उनके मदरबोर्ड्स के ऊपर, जिसकी मदद से वो जो है वाईफाई राउटर से एक्सेस कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला हमारे पास जो टॉपिक है इन डिवाइसेस के बाद वो है कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड। नेटवर्क का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ कंप्यूटर जब आपस में इंटरकनेक्ट होकर के एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज और शेयर किया जाए तो उसे कंप्यूटर का नेटवर्क्स कहा जाता है। नेटवर्क्स की 3 टाइप्स भी होती हैं, जिसमें एक होती है लोकल एरिया नेटवर्क और एक वाइड एरिया नेटवर्क और एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब कभी नेटवर्क क्रिएट किया जाता है तो उस नेटवर्क के क्रिएट करने के प्रोसेस को नेटवर्किंग कहा जाता है और सिंपली इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस जो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं उसको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो इंटरनेट जो है हमारा जो कॉमनली यूज़ करते हैं हम वर्ड, तो इंटरनेट है इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी कि पूरी दुनिया के जो कंप्यूटर्स हैं वो सारे जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं मुख्तलिफ सर्वर्स, मॉडेम्स और राउटर्स की मदद से। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनली है, पूरी इसको कोई मुल्कों की कैद नहीं है, ये पूरी दुनिया के मुल्कों को इंटरकनेक्ट करता है। तो ये जाइजेंटिक नेटवर्क जो है वो इंटरनेट कहलाता है। अच्छा भाई, तो अब आ जाए अब ज़रा एक एक करके इनकी टाइप्स भी थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर लें कि कंप्यूटर नेटवर्क्स 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपकी स्कूल में जो लैब होती है कंप्यूटर लैब, तो उसके अंदर अगर सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है। इसी तरह किसी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जो पूरी बिल्डिंग के जो कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं वो भी लोकल एरिया नेटवर्क है। तो ऑफिस वगैरह में अक्सर यही होता है कि प्रिंटर्स जो होते हैं वो सारे नेटवर्क से अटैच होते हैं। तो आपको प्रिंट देना है तो हर बंदे के पास ऑफिस में अलग प्रिंटर नहीं होता, बल्कि वो जो है अपना प्रिंट जब सेंड करता है तो वो नेटवर्क पे अटैच प्रिंटर के पास चला जाता है और वो सबके प्रिंट जो हैं वो एक ही प्रिंटर से निकलते रहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के बाद हमारे पास अगर नेटवर्क आपका थोड़ा सा वसी हो जाए और एक बिल्डिंग से ज़्यादा बड़े एरिया पे चला जाए तो उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन से पहले वाइड एरिया समझा देता हूँ, क्योंकि फिर वाइड एरिया नेटवर्क के बाद जितने भी सारे नेटवर्क्स होते हैं वो इसी की कैटेगरीज होते हैं। तो वाइड एरिया का मतलब होता है एक से ज़्यादा बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पे जो नेटवर्क कायम होता है तो वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है कोई शहर, ठीक है भाई। तो जैसे KMC का नाम सुना होगा आपने, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। तो मेट्रोपॉलिटन का मतलब किसी सिटी के लिए वर्ड यूज़ होता है। तो अगर आप किसी शहर को या 2-3 शहरों को आपस में इंटरकनेक्ट करके नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो वो कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन से ऑब्वियसली ये ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि इसका ज्योग्राफिकल एरिया ज़्यादा होता है और ज़्यादा नेटवर्क डिवाइसेस इस पे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अच्छा, जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाइड का मतलब जो होता है वो एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया होता है। तो जिस तरह मेट्रोपॉलिटन 2 शहरों के लिए होता है तो वाइड में कोई लिमिट नहीं होती। फिर वाइड आप 2 कंट्रीज़ को भी कह सकते हैं, 2 शहरों को भी कह सकते हैं। पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है वो भी एक मिसाल है वाइड एरिया नेटवर्क की। तो उसके बाद अब चलते हैं आगे। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ टोपोलॉजीज़। टोपोलॉजीज़ किसे कहते हैं? जब भी कभी हम कंप्यूटर या मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और गैजेट्स को एक नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए उसका जो डिज़ाइन यूज़ होता है उसको हम टोपोलॉजीज़ कहते हैं, कि किस वे में उनको, किस फॉर्मेट में, किस डिज़ाइन में हम नेटवर्किंग के लिए डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो डिज़ाइन जो होता है उनको टोपोलॉजीज़ कहा जाता है। बेसिकली तौर पर हमारे पास 3 तरह की टोपोलॉजीज़ होती हैं। एक बस टोपोलॉजी कहलाती है, एक रिंग टोपोलॉजी और एक स्टार टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी में होता क्या है कि जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें बस लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे बस में आपके लेफ़्ट एंड राइट साइड पर जो है पैसेंजर्स की सीटें होती हैं और जहाँ जिस डायरेक्शन में बस जाती है सारे पैसेंजर एक साथ वहाँ पे पहुँचते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके पास नेटवर्क कनेक्शन इस जैसा हो कि आपके पास एक मेन केबल हो ट्रांसमिशन लाइन की और उसके लेफ़्ट राइट पर आपने जो है मुख्तलिफ क्लाइंट्स या टर्मिनल्स कनेक्ट कर दिए कंप्यूटर्स के या दूसरी हार्डवेयर रिसोर्सेज के, तो ऐसा जो नेटवर्क होता है जिसमें सिंगल वायर जो कि एक मेन लाइन का काम करे और उसके साथ आप जो है डिवाइसेस को अटैच कर दें, तो ये सबसे जो है ना आसान सिंपल टोपोलॉजी होती है, इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। तीनों टोपोलॉजीज़ के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। तो बस टोपोलॉजी का फ़ायदा क्या है? देखें, बस टोपोलॉजी एक तो सबसे ईज़िली क्रिएट की जा सकती है, आसानी से इसको मेंटेन किया जा सकता है और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला एडवांटेज कॉस्ट का होता है कि लो कॉस्ट होती है, ठीक है भाई। ईज़ ऑफ अरेंजमेंट होता है कि इसमें आप बहुत आसानी से जो है आपने
अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा जो है आपको सोफिस्टिकेटेड ना सर्वर की ज़रूरत पड़ती है ना डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, एक वायर लें और मुख्तलिफ जो है उसके टर्मिनल्स की कनेक्शंस कर दें। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? आसानी से तो क्रिएट हो जाता है, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि अगर ये जो ट्रांसमिशन लाइन आपको नज़र आ रही है, इस ट्रांसमिशन लाइन में किसी भी स्पॉट पर अगर ब्रेकेज आता है या वायर डैमेज हो जाता है, तो जिस तरह अगर बस का एक्सीडेंट हो तो सारे लोगों को एक साथ चोट लगेगी, फिर कोई भी मंजिल में नहीं पहुंचेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, अगर ये किसी भी एक स्पॉट पर डैमेज हो जाए तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, यानी आगे कम्युनिकेशन सबकी बंद हो जाती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो है ना सारे के सारे जो है वो एक ही मेन लाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं और अगर मेन लाइन में फॉल्ट आएगा तो फिर उससे सबका कनेक्शन मुतासर होगा। बस टोपोलॉजी के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टोपोलॉजी आती है उसे हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जैसा कि एक रिंग सर्कल के शेप की होती है, तो इस वजह से इसका नाम रिंग टोपोलॉजी पड़ गया। रिंग टोपोलॉजी में हर जो डिवाइस होता है उसके लेफ्ट एंड राइट पर एक एक डिवाइस इंटरकनेक्ट होता है और इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक लूप की सूरत में एक सर्कल की तरह जो है वो ट्रैवल करती है। तो ये टोपोलॉजी भी बस टोपोलॉजी की तरह बहुत ईजिली क्रिएट की जा सकती है। इसमें भी क्रिएशन के लिए जो है खर्चा कम होता है आपका एक सिंपल वायर्स के ज़रिए और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको सर्वर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या नेटवर्क डिवाइसेस की, तो इसको आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अलबत्ता इसमें ये होता है कि आपका सर्कल जो होता है वो ज़रा लिमिटेड का होगा, उसमें आप बहुत ज़्यादा डिवाइसेस को अटैच नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा जो है ना बड़ा करना चाहेंगे सर्कल तो शायद जो है ना आपको क्रिएट करने में इनकन्वीनियंस ज़्यादा फील होगी। तो आप इसको भी लो कॉस्ट पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके फ़ायदे और इसके नुकसानात भी वही हैं जैसे कि बस के अंदर थे कि एक ही वायर है और उससे सारे के सारे जो है इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, रिंग टोपोलॉजी के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रैवल कैसे करती है कि एक डिवाइस से इंफॉर्मेशन दूसरे डिवाइस पर जाती है, फिर दूसरे से तीसरे पे जंप करती है, तीसरे से चौथे, और फिर इस तरह से वो सर्किल लूप में घूमती रहती है। अगर फर्ज करें कि फर्स्ट डिवाइस जिसने इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजी है उसने फोर्थ डिवाइस को, तो फर्स्ट डिवाइस से फोर्थ डिवाइस पे डायरेक्टली नहीं जाएगी इन्फॉर्मेशन, बल्कि वो क्या करेगी, वो इसी तरीके से जो उसका इन्फॉर्मेशन लूप होता है वो लूप में पहले फर्स्ट से सेकंड, फिर सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, वो जंप करती हुई फिर फोर्थ तक पहुंचेगी। अब अगर इसमें भी जो चूँकि वायर ट्रांसमिशन सबके लिए सिंगल वायर है जो कि मेन लाइन का काम कर रही है, अगर वो किसी पॉइंट पर डैमेज हो जाए, ठीक है, या कोई टर्मिनल जो है वो काम सही ना कर रहा हो, तो क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन, वो कम्युनिकेशन आगे के लिए रुक जाएगी, यानी कि आपका डाटा आगे नेक्स्ट डिवाइस तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इससे भी जो है ये ओवरऑल नेटवर्क एक साथ फेल हो जाएगा। तो रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी के अंदर यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि क्रिएट तो आसानी से हो जाती हैं, लेकिन इसमें इंडिविजुअल कनेक्टिविटी नहीं होती, ग्रुप कनेक्टिविटी होती है, और मेन लाइन फॉल्ट होने की वजह से सारे के सारे रह जाते हैं, किसी की कनेक्शन नहीं होता। इन सब को देखते हुए जो आइडियल सिचुएशन जो है होती है, वो जो आइडियल टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में क्रिएटिविटी नेटवर्क करने की आपकी कॉस्टली तो पड़ती है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एक जगह पर वायर में प्रॉब्लम है या कोई एक लिंक डाउन है तो उससे ओवरऑल नेटवर्क फेल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो यूज़ की जाते हैं वो या तो स्विच यूज़ किए जाते हैं कनेक्शन के लिए, या हब यूज़ की जाती है, और हर जो क्लाइंट होता है, हर जो आपकी हार्डवेयर रिसोर्स होती है वो सेपरेटली कनेक्ट होती है स्विच से। जैसे कि आप यहाँ शेप में देख सकते हैं कि एक ट्विंकल ट्विंकल स्टार बना हुआ है, तो इस स्टार के अंदर सारे डिवाइसेस जो हैं वो इंडिविजुअली अलग अलग कनेक्ट हुए हैं। तो अगर फर्स्ट करें जैसे मेरा ये वाला टर्मिनल जो है इसका वायर ब्रेक हो जाता है या इस टर्मिनल पे कोई प्रॉब्लम होती है और ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इससे बाकी जो टर्मिनल्स कनेक्टेड है उनमें से किसी के भी जो है नेटवर्क कनेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सारे के सारे इंडिविजुअल कनेक्टेड हैं और बीच में स्विच या हब का इस्तेमाल करते हुए जो है ना उन सबको आपस में ज्वाइन किया गया। तो स्टार टोपोलॉजी में थोड़ा सा नेटवर्क क्रिएट करने में कॉस्ट तो ज़्यादा आती है कि वायर ज़्यादा लगेगा इसमें और आपको स्विच या हब अलग से लेनी पड़ेगी, लेकिन इसका एडवांटेज ये होता है कि इसके अंदर जो है नेटवर्क फेलियर के चांसेस कम होते हैं। तो जनाब अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर में क्यों पढ़ाई जा रही हैं भाई? ये बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई काम करते हैं ना, उस काम को करने का कोई एक स्टैंडर्ड तरीका, कोई एक मॉड्यूल होता है, उस तरीके से काम किया जाए तो वो काम जो होता है हर दफ़ा एक से स्टैंडर्ड का, एक सी क्वालिटी का अचीव होगा। अगर कामों को करने का कोई स्टैंडर्ड ना हो तो फिर हर कोई उसको अपने अपने ढंग और अपने अपने अंदाज से करेगा। इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी एक मुल्क के अंदर कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स अलग हों
और वहाँ जो भी कम्युनिकेशन के डिवाइसेस वगैरह बनते हैं वो सब एक ख़ास प्रोटोकॉल के तहत बने, यानी कि अपने अपने सॉफ्टवेयर्स और अपने अपने रूल्स खुद ही क्रिएट करें, या हर कंपनी अपने अपने अलग अलग रूल्स बनाए, तो फिर वो मुल्क और उसके डिवाइसेस को सिवाय उस मुल्क के अंदर नेटवर्क क्रिएट करने के और कहीं भी नेटवर्क क्रिएशन में यूज़ नहीं किया जा सकता। एक आसान सी मिसाल लेते हैं। देखें, जैसे आपके पास जो लैपटॉप है, ठीक है भाई, और अगर आपके लैपटॉप की जो है ना हार्ड डिस्क फेल हो जाती है, करप्ट हो जाती है, बिल्कुल डैमेज हो जाती है। अब आप जो है फ़र्ज़ करें कहीं विज़िट पे गए हुए थे किसी दूसरे मुल्क में, और वहाँ जाकर के अब आप जाते हैं अपने लैपटॉप में कि भाई इसकी जो है ना हार्ड डिस्क चेंज कर दो, तो कहेगा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ जो लैपटॉप बनते हैं और या उनकी हार्ड डिस्क का साइज़ डिफरेंट होता है, आपका डिफरेंट है, इसलिए आपका पूरा लैपटॉप बेकार हो गया। अब आप नया लैपटॉप ख़रीद लें। अब आप नया लैपटॉप ख़रीद करके अपने मुल्क में आएंगे, वहाँ कोई मसला हो गया तो अब वो कहेगा कि जी ये बेकार हो गया, क्योंकि ये तो सिर्फ वहाँ का स्टैंडर्ड है और ये सिर्फ वहीं काम कर सकता है, ये यहाँ पर तो इस स्टैंडर्ड की डिवाइसेस ही नहीं बनते। तो अब समझ आएगा आपको कि क्यों प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो स्टैंडर्ड्स को ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पास जितनी भी फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग की हों या इंजीनियरिंग के अलावा भी मुख्तलिफ जो हमारे पास साइंस की फील्ड्स हैं, उन सब में कामों को करने के स्टैंडर्ड्स हैं। हमारे पास जो एरोप्लेन्स बनते हैं वो सारे एक स्टैंडर्ड के ऊपर बनते हैं, ठीक है ना। उनके स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रख करके मुख्तलिफ कंपनियों, भले से बोइंग बनाए या एयरबस बनाए, वो जहाज़ों को बनाते वक्त एयरपोर्ट और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको नज़र में रखती है। वरना क्या होगा, मुख्तलिफ मुल्कों के अगर अलग अलग स्टैंडर्ड होते तो एक जगह से दूसरी जगह जहाज़ भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर चूँकि हमें इंफॉर्मेशन या डाटा कम्युनिकेशन के लिए कुछ उसूल व ज़वाबित बनाने थे कि जो चीज़ें बनती हैं, जो भी कंप्यूटर या नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइसेस वगैरह जब बनाए जाते हैं तो उनको बनाने के लिए जो है एक स्टैंडर्ड्स का इदारा काम करता है, और वो स्टैंडर्ड का इदारा ये मेक श्योर करता है कि जितनी भी जो हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो भी प्रोडक्ट्स बना रही हैं वो ऐसी बनाएं जो कि इंटरनेशनली कंपैटिबल हों। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ उनके मुल्क के लिए ख़ास रूल्स अलग बनाए जाएं, बल्कि उन प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाया जाए जो कि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पे बने और उनको यूनिफॉर्मली पूरी दुनिया में इंटरकनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता और हमारे पास कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के अंदर जितने भी जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं उन सब के स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते, तो ये फिर इंटरनेट का तो तसव्वुर ही नहीं होता। फिर हम कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स को सिर्फ और सिर्फ लोकल एरिया तक मेंटेन कर पाते, इससे ज़्यादा बड़े लेवल पर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती। तो जो हमारे फाउंडर थे इसके इंटरनेट के, टिम बर्नर-ली करके उनका नाम था, तो उन साहब ने बड़ी मेहनत करी थी। उन्होंने जो है ना ये नहीं रातों रात उन्होंने बस ये कहा लो जी एक तार ला दो मुझे और 2-3 कंप्यूटर जोड़ दिए, उन्होंने कहा ये लो कॉपी पेस्ट मारो, इन्फॉर्मेशन इधर से उधर हो गई। नहीं, तो ये काम इतनी आसानी से नहीं हुआ, बल्कि उसके लिए उनको कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स बनाने पड़े, ये सारी चीज़ें सोच के। तो अब इस बुक में मुख्तलिफ इदारों के नाम लिए गए हैं। वो सारे के सारे इदारे जो होते हैं वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से, और जब आप आगे जाएंगे तो आप जब भी कोई अगर इंशाअल्लाह ताला कोई प्रोडक्ट खुद बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का सेटअप लगाते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि इन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड हो और इनके स्टैंडर्ड के तहत अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं, वरना अदरवाइज़ लोग वो मार्केट में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हैं। काम सबका एक ही है कि ये जो है ना उसूल बनाते हैं कि उन उसूलों के तहत चीज़ों को मेंटेन किया जाए। तो सबसे पहले इदारा जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसके नाम से आप वाकिफ़ होंगे। आप अक्सर अपनी जो नॉर्मल जो आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, आप उनके जो है स्टिकर्स वगैरह देखें, उनके रैपर्स देखें, तो आप जो पीछे लेबल्स वगैरह दिए हुए होते हैं उन पर गौर करें तो वहाँ नीचे लिखा होगा ISO सर्टिफाइड, ISO 2000, 9001 या अलग अलग नामों से वो लिखा होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो कंपनी है ये जो प्रोडक्ट बना रही है ये सेफ्टी के और जो क्वालिटी के उसूल हैं उन सब पर फुलफ़िल करते हुए उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ये चीज़ें बना रही है। तो इसकी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल इत्मीनान से इस्तेमाल करें, इसमें कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ नहीं है। इसी तरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं जो कि मुख्तलिफ रिसर्च पर काम कर रहे होते हैं या कोई प्रोडक्ट पर काम कर रहे होते हैं, तो उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती हैं और जो है IEEE से 3 दफ़ा ही लिख लेगा, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस इदारे का काम भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और डिवाइसेस के स्टैंडर्ड्स को बनाना होता है। इसी तरह हमारे पास एक इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी है जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स देती है। टेलीकम्युनिकेशन की यूनियन है जो कि इंटरनेशनली काम करती है, जो कि जितने भी जो हमारे मोबाइल नेटवर्क्स और
कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, इन सब के स्टैंडर्ड्स को वाज़े करती है। इसी तरीके देखें, इन्हीं का तो फ़ायदा है कि आप जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक यूज़ कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो हम बाहर से जो मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करते हैं उनको पाकिस्तान में यूज़ ही नहीं कर पाते। तो सारे मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं वो भले से कहीं पे भी चाइना में या वियतनाम में जहाँ भी असेंबल हुए हों, उनके स्टैंडर्ड्स एक होते हैं और वो सारे दुनिया के किसी भी हिस्सों में सिर्फ उनको जो है ना अपना सिम कार्ड चेंज करना पड़ता है उस इलाके की जो है कम्युनिकेशन सर्विस का, और बाकी वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब इन्हीं इदारों की वजह से पॉसिबल हुआ है। इसी तरह एक आखिर में इदारा लिखा हुआ है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। तो ये अमेरिका के अंदर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने, स्टैंडर्ड्स बनाने और स्टैंडर्ड्स को अपडेट करने का काम करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेटवर्क आर्किटेक्चर। लफ्ज़ आर्किटेक्चर का मतलब होता है डिज़ाइन। अब नेटवर्क क्रिएट करने का काम जो है वो ऐसा नहीं होता कि आपने बस हार्डवेयर रिसोर्सेज मंगा ली, डिवाइसेस मंगा ली और आपने जो ना एक नेटवर्क बना दिया। जो नेटवर्क जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान बनाया जाता है वो बहुत ही सोच समझ करके पहले डिज़ाइन करते हैं और फिर उस डिज़ाइन के बाद उसके ऊपर वर्किंग की जाती है। तो जिस तरह घर बनाने के लिए आप ऐसे नहीं खड़े हो जाते कि भाई 4 मजदूर लाए, चलो भाई प्लॉट पे गड्ढा खोदो और शुरू हो जाओ, बल्कि आप पहले जो है ना उसका नक्शा बनाते हैं और फिर उस डिज़ाइन के ऊपर काम किया जाता है कि कहाँ दरवाज़ा लगाना है, कहाँ खिड़की रखनी है, कहाँ जो है इसमें वेंटिलेशन का सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो इसी तरीके से जब कभी भी नेटवर्क सिस्टम कहीं भी इंस्टॉल किया जाता है तो उससे पहले उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उनको उनके काम करने के लिए जो है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक मॉडल बनाया हुआ है जिसको OSI मॉडल कहा जाता है। OSI मॉडल का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। ये एक ऐसा मॉडल है जिसकी मदद से कहीं पर भी जब नेटवर्क क्रिएट किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए सेंडर और रिसीवर के दरमियान, तो वो जो उसकी ऑपरेटिंग होती है वो इसी OSI मॉडल के ऊपर होती है। आपका इंटरनेट भी इसी OSI मॉडल के ऊपर काम करता है और उसी की आगे एक्सप्लेनेशन भी आएगी इंशाल्लाह। तो OSI मॉडल जो होता है उसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं या 7 उसके स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर वो काम करता है। अब बड़ी दिलचस्प बात है यहाँ पे एक, अब आप यहाँ गौर करेंगे, यहाँ लेयर्स के नाम लिखे हैं और उनके फंक्शंस लिखे हैं, तो स्टार्टिंग इन्होंने नंबर 7 से करी है। अब आप कहेंगे ये पहले नंबर 7 आता है 6 आता है, या तो जो है ना ये लोग भूल गए, इनको काउंटिंग नहीं आती है, इन्होंने लिखा गलत है। तो मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि ये आखिर इस तरह से क्यों लिखा है। एक छोटी सी चीज़ ये यहाँ पे ऐड करना भूल गए कि असल में OSI लेयर, जैसे मैंने कहा कि ये 2 लोगों के दरमियान काम करती है, एक सेंडर और एक रिसीवर। तो ये जो OSI मॉडल होता है ये बैक एंड फोर्थ दोनों तरफ से व्यू किया जा सकता है। सेंडर के पास से भी देखा जा सकता है और जिसके पास रिसीव हुआ होता है उस रिसीविंग टर्मिनल से भी इसको देखा जा सकता है। तो यहाँ जो इन्होंने ये लिखा है ये गलती से नहीं लिखा है, बल्कि ये इस तरह से लिखा है कि आप ये समझ लें कि अगर आप इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, ठीक है ना, आप सेंडर हैं, तो आपके लिए फर्स्ट लेयर ये वाली होगी, फिजिकल लेयर। और अगर आप रिसीवर हैं यानी कि दूसरे एंड पर मौजूद हैं, तो आपके लिए फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन वाली होगी। तो आप चाहें तो इसके अंदर डायग्राम बनाते वक्त थोड़ी सी एक एडजस्टमेंट कर लीजिएगा कि यहाँ पे एरो बना करके यहाँ पर एक सर्कल बनाएं और यहाँ पर लिख दें कि रिसीविंग एंड, और यहाँ पर आप लिख दें सेंडर। तो जब सेंडर भेजता है तो वो इन लेयर्स के ऊपर काम करेगा। यहाँ से उसके लिए फर्स्ट ये लेयर आएगी, फिर सेकेंड ये, फिर थर्ड ये। और अगर आप उसको रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसके पास जो भी डाटा रिसीव हुआ है वो पहले इस लेयर का आएगा, फिर उसके बाद उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो फर्दर पीछे डिफाइन की जाएगी। अब हम आपको पहले लेयर्स एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद ये जो हमने कहानी सुनाई है अभी कि रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड, उसके हिसाब से भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो फर्स्ट करें कि आप एक डाटा सेंडर हैं, ठीक है ना, आपने कम्युनिकेशन करनी है और आपने जो है ना डाटा को सेंड करना है। तो आपके लिए ये जो OSI लेयर्स होती हैं, ये मॉडल कैसे काम करेगा कि सबसे पहले तो ये लेयर डिफाइन करती है फिजिकल लेयर का मतलब होता है वो तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो कि डाटा कम्युनिकेशन में यूज़ होंगे, कौन सा मीडियम यूज़ होगा, कौन सा वायर यूज़ होगा, तो उन सबको डिफाइन करती है फिजिकल लेयर। तो आपके पास जो भी डिवाइसेस हैं वो सारे फिजिकल लेयर से डिफाइन होंगे। उसके बाद सेकंड लेयर जो होती है वो उन फिजिकल लेयर से जो डाटा जनरेट होता है वो उसको कैरी ऑन करती है और आगे उसके जो है फॉर्मेटिंग करती है और फिर उसके बाद उसके डाटा के फ्रेम्स बनाती है। तो वो लेयर डाटा लिंक लेयर कहलाती है। अब हमारे पास इंटरनेट पे ये इन्फॉर्मेशन ऐसे थोड़ी ना जाएगी जैसे आपको ये जो पेज नज़र आ रहा है या जो मेरी वॉइस है ये तो सिर्फ आपको अभी रिसीविंग एंड पे इस तरह से रिसीव हो रही है, लेकिन नेटवर्क पे मेरी आवाज़ थोड़ी ना तैरती हुई जा रही होती। बल्कि कंप्यूटर करता है क्या है, हम जो भी जो है ना कम्युनिकेट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन जो डाटा होता है हमारा, वो उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर, बिट्स के अंदर ट्रांसफ़र करता है।
और फिर उन बिट्स के पैकेट्स बनाता है, फ्रेम्स बनाता है और फिर उसको फिर नेटवर्क के ज़रिए सेंड करता है। थर्ड लेयर, जब डाटा के फ्रेम्स बन जाते हैं उसके, तो फिर वो उसको नेटवर्क लेयर के हवाले किया जाता है। नेटवर्क लेयर जो होता है उनके साथ एक एड्रेस अटैच करता है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस आईपी एड्रेस से या आपके जो भी कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है उस एड्रेस से कहाँ से जनरेट हुई और इसे किस रूट के ज़रिए यानी कि वाईफाई नेटवर्क से भेजना है और उन नेटवर्क्स को किस सबसे शॉर्टेस्ट पाथ के ज़रिए भेजा जाए जो कि रिसीविंग एंड पर पहुंच सके। और रिसीविंग एंड पे इसको भेजना किस एड्रेस के ऊपर है वो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन अटैच होती है कि जितने भी ये जो पैकेट्स हैं और पैकेट्स के साथ उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लिखा हुआ होता है कि इसे उस लेयर के ऊपर भेजना है। तो ये सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल जो लेयर होती है वो होती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के बाद जो हमारे पास जो चीज़ नेक्स्ट लेयर पे ट्रांसफ़र होती है वो कहलाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि जो भी हमारे पास नेटवर्क पे जो पैकेट्स या जो फ्रेम्स आए हुए हैं डाटा के वो उस डेजिग्नेटेड मैक एड्रेस के ऊपर जो हमारे पास रिसीवर का एड्रेस दिया हुआ है वो वहाँ पर करेक्टली पहुँच जाएं। और अगर वो वहाँ नहीं पहुँचे हैं, कोई डिस्कनेक्शन हुआ है, तो वो जो है कुछ जो पैकेट्स रह जाते हैं तो उसको दोबारा से रीसेंड करने की कोशिश करता है। तो ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए और जो है ना बिना किसी एरर के सारे जो नेटवर्क पे पैकेट्स अपलोड हुए हैं इन्फॉर्मेशन के वो सारे के सारे जो हैं रिसीविंग पॉइंट पर उस डेजिग्नेटेड मैक एड्रेस पे पहुँच जाएँ। उसके बाद जो नेटवर्क कम्युनिकेशन में अगली लेयर आती है उसके बाद वो आती है सेशन लेयर। एक सर्वर के साथ एक वक्त पे बहुत सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। जैसे जो डाटा सर्वर है गूगल खाली मेरी थोड़ी ना रिक्वेस्ट एक वक्त में रिसीव करता, करोड़ों लोगों की उसके पास रिक्वेस्ट आती हैं नेटवर्क के ज़रिए और उसको उन सब रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके उसको जो है उन्हीं नेटवर्क के ज़रिए जो है ना उनको उनके आंसर्स और उनकी जो है सर्च वैल्यूज़ रिटर्न करनी होती हैं। तो अब वो हर यूज़र को एक पर्टिकुलर टाइम देता है, ठीक है भाई। उसको गूगल के जो सर्वर्स होते हैं उस पर इन्फॉर्मेशन आ भी रही होती है और उसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन जा भी रही होती है। तो वो हर पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर आईपी एड्रेस के ऊपर एक टाइम लिमिट रखता है कि इतनी देर यहाँ से मुझे डाटा रिसीव करना है और इतनी देर का टाइम देना है इसको डाटा पैकेट सेंड करने के लिए। और साथ साथ यही लेयर एक काम और भी करती है कि ये जो है हर सेशन के बाद एक चेक पॉइंट क्रिएट कर देती है कि अगर बिलफर्स के जो है ना कनेक्टिविटी डाउन हो जाती है, आपका नेटवर्क कनेक्शन जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर उसके बाद जब सेशन दोबारा से रिस्टोर होता है, दोबारा से आप कनेक्ट करते हैं, तो जो भी आपके डाटा जो ट्रांसफ़र हुए वो होते हैं वो उसी जगह से शुरू होती है ट्रांसमिशन जिस जगह से ड्रॉप हुई होती है। तो जो फ्रेम्स या जो भी आपका नेटवर्क का डाटा जो नेटवर्क में मौजूद है जो पहले से सेंड हो चुका होता है वो उसको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करती। ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कि भाई चेक पॉइंट्स क्रिएट करो, इन्फॉर्मेशन में रखो, जितने पैकेट सेंड होगा इट्स ओके, जो नहीं सेंड हुआ सिर्फ उनको होल्ड पे रखे, फिर बाद में कनेक्शन के बाद वो उसके आगे से ट्रांसफ़र शुरू करती है। फिर उसके बाद जितनी भी हमारे पास नेटवर्क की कम्युनिकेशन होती है उसके लिए नेक्स्ट जो लेयर होती है वो प्रेजेंटेशन की लेयर होती है। प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है वो एक यूनिफॉर्म कोड क्रिएट करती है हर चीज़ का। जैसे हम इससे पहले बता चुके हैं कि जो आप कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, तो ये जो भी आप कीबोर्ड की की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को नहीं समझ में आता कि ए क्या है, क्यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, बल्कि कंप्यूटर इसको ABCD के बजाय वो अपनी लैंग्वेज में 0 और 1 के कोड्स में याद रखता है। अब कोई भी की प्रेस करें आप कीबोर्ड की तो कंप्यूटर के पास 8 0 और 1 की एक सीक्वेंस पहुंचती है जिसको हम 1 बाइट या 8 बिट्स कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये हर की को प्रेस करने से एक यूनिक कोड जनरेट होता है 0 और 1 का, और कंप्यूटर उस 0 और 1 के यूनिक कोड से अंदाज़ा लगाता है कि ये मेरे पास A आया है या E लिखा गया है या D लिखा गया है। इसी तरह पूरी दुनिया में जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है उसकी सेंडिंग और रिसीविंग एंड के ऊपर कोडिंग एक जैसी हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये प्रेजेंटेशन लेयर होती है। तो ये ASCII कोड को यूज़ करती है, यूनिकोड को रिप्रेजेंट करके एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट क्रिएट करती है उन तमाम इंफॉर्मेशंस के लिए जो कि नेटवर्क के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्ले हो रही होती हैं। और फिर उनकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की रिस्पॉन्सिबल भी यही प्रेजेंटेशन लेयर होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आखिरी जो लेयर आ जाती है वो कहलाती है एप्लीकेशन लेयर। ये एप्लीकेशन लेयर ये वो सॉफ्टवेयर लेयर होती है जिसकी मदद से जो रिसीवर होता है बैठा हुआ उसको जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है वो उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे कि आपके पास जो ब्राउज़र होता है, ये जो गूगल की जो जीमेल की एप्लीकेशन है, ये सारी की सारी एप्लीकेशन लेयर का काम करती हैं। क्योंकि जितना भी नेटवर्क के ऊपर अगर फ़र्ज़ करें कि आपको मैंने कोई ईमेल भेजी है तो आप उस ईमेल को एक्सेस ही नहीं कर सकते अगर आपके पास ईमेल अकाउंट ही नहीं है।
तो ईमेल एप्लीकेशन होनी चाहिए आपके पास, फिर उसके ज़रिए आप जो हैं उसकी ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्राउज़र ही नहीं है तो आप इंटरनेट की फाइल्स को व्यू ही नहीं कर सकते, वेब पेजेस को व्यू ही नहीं कर सकते। तो ये हमारी आखिरी जो लेयर होती है ये एप्लीकेशन लेयर कहलाती है। तो ये सातों के सातों लेयर्स 1 से लेकर 7 तक इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे अगर आप डाटा सेंडर हैं। अब अगर आप डाटा रिसीवर हैं तो आपके लिए यही सारी कहानी उल्टी चलेगी, यानी आपकी फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर नहीं होगी। अगर आप डाटा रिसीवर हैं तो आप कंप्यूटर खोलते हैं, गूगल ब्राउज़र खोलते हैं, उस पर जीमेल पे चेक करते हैं कि आपके पास मेल आई है कि नहीं आई है। तो आप सबसे पहले कौन सी लेयर पर आए? आप आए एप्लीकेशन लेयर के ऊपर अगर आप रिसीवर हैं। फिर एप्लीकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आती है? वो डिकोड होकर के आती है, यानी प्रेजेंटेशन लेयर से गुजर के आती है। अब प्रेजेंटेशन लेयर के पास डाटा कहाँ से आया? वो उसके पास सेशन लेयर से आता है कि जब उसका सेशन कनेक्ट होता है ब्राउज़र के साथ, वो सर्वर के साथ, तो सर्वर उसको डाटा भेजता है और सर्वर मेंटेन रखता है चेक पॉइंट बना करके कितना डाटा सेंड कर चुका हूँ, कितना डाटा सेंड करना बाकी है। तो सर्वर के पास डाटा कहाँ से आता है, यानी सेशन लेयर में डाटा कहाँ से ऐड होता है? वो आता है उससे पिछली लेयर से जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ठीक है भाई। और ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डाटा कहाँ से आता है? ट्रांसपोर्ट लेयर को ये डाटा नेटवर्क सेंड करता है बाकायदा पूरे एड्रेस वगैरह के साथ कि ये फ़ला जगह से डाटा आया है और फ़ला जगह इस डाटा को सेंड करना है। तो अब नेटवर्क लेयर को कौन बताता है भाई कि ये डाटा इसका एड्रेस क्या है और किस एड्रेस पे ये जनरेट हुआ और किस एड्रेस पे जाना है? ये बात नेटवर्क लेयर को डाटा लिंक लेयर बताती है। और डाटा लिंक लेयर ये फिजिकल लेयर जो कि सेंडर का जो डिवाइस होता है उस डिवाइस से ये डाटा को लेकर के आगे नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करती है। खुद से नहीं करती, जो सेंडर खुद ही भेजता है। तो फिर ये लेयर्स इस तरह से जनरेट होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये OSI मॉडल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यही मॉडल आपकी इंटरनेट की कम्युनिकेशन में यूज़ होता है और उसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं TCP/IP मॉडल। तो TCP/IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये बिल्कुल वही जो अभी हमने OSI मॉडल की 7 लेयर्स पढ़ी हैं, ये उन्हीं लेयर्स के ऊपर काम करते हैं और इन प्रोटोकॉल्स की मदद से इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है किसी भी दो डिवाइसेस के दरमियान। अब जैसे वो जो लेयर्स बताई थी OSI मॉडल की 7 लेयर्स, उनको TCP/IP के अंदर 4 हिस्सों में डिफ़ाइन किया जाता है। जो आपकी फिजिकल और डाटा लिंक लेयर होती हैं उनका नाम TCP/IP में नेटवर्क एक्सेस लेयर होता है। फिर उसके बाद सेकंड लेयर को इंटरनेट लेयर जिसको कहते हैं वो नेटवर्क लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर ही कहते हैं। और फिर जो आखिर की जो 3 चीज़ें थी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, उनको एक ही लेयर के अंदर मर्ज कर दिया जाता है और उसे कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो आपके पास आपने अक्सर गौर किया होगा कि जब आप नेट के ऊपर कोई भी फाइल भेजते हैं या रिसीव करते हैं तो अक्सर इंटरनेट कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो फाइल आपकी जो होती है वो कभी कभी अगर आपकी वो इन्फॉर्मेशन सेशन लेयर में सेव ना हुई हो तो वो दोबारा से डाउनलोड 0 से स्टार्ट करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जो है वो आपका उसने सेशन लेयर ने चेक पॉइंट्स बनाए हुए हों तो वो आपकी दोबारा से 0 से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि सेम टू सेम स्टार्ट कहाँ से होती है? वो जहाँ से उसने छोड़ा होता है वहीं से वो डाउनलोडिंग स्टार्ट करता है। इस सिलसिले में डाउनलोड करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उसको इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर कहा जाता है। तो वो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो होता है वो यही काम करता है, जो सेशन लेयर होती है वो उसको मेंटेन रखता है और चेक पॉइंट्स क्रिएट करता रहता है कि अगर नेट डाउन भी हो जाता है तो वो दोबारा से फिर जब रिज्यूम होता है कनेक्शन तो उसको 0 से स्टार्ट नहीं करता, उसी डिस्कनेक्टेड पॉइंट से आगे शुरू करता है डाउनलोडिंग। उसके बाद अगला जो हमारे पास अब टॉपिक आ रहा है इसके बाद लेयर्स के बाद वो है नेटवर्क एड्रेसिंग का। देखिए इंटरनेट में हर डिवाइस का जो है ना एक एड्रेस होता है और एड्रेसेस को 2 हिस्सों में डिफाइन किया जाता है। एक कहलाते हैं फिजिकल एड्रेस और एक कहलाते हैं लॉजिकल एड्रेस। ये दोनों एड्रेसेस जो है वो आपको डिफाइन करते हैं, किसी लोकेशन को या हार्डवेयर को डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इन दोनों एड्रेसेस में फ़र्क क्या होता है फिजिकल और लॉजिकल एड्रेसेस के अंदर? पहली बात तो ये दोनों एड्रेसेस डिफरेंट होते हैं। जो लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं उनको IP एड्रेस भी कहा जाता है और ये आपके नेटवर्क की लोकेशन को शो कर रहे होते हैं, यानी कि आपकी नेटवर्किंग IP होती है जो कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपको असाइन करता है। जबकि दूसरी जानिब जो फिजिकल एड्रेस होता है वो एक परमानेंट एड्रेस होता है और ये आपके कंप्यूटर का जो इंटरफेस कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये उसका मैक एड्रेस होता है। ये वो एड्रेस है जिससे आप लोकेट किए जाते हैं, यानी कि ये आपकी डिवाइस ID होती है, ये आपके कंप्यूटर की ID होती है कि भाई कौन से डिवाइस ने, कौन से नेटवर्क ने ये डाटा एक्सेस किया है और किस चैनल के ज़रिए एक्सेस किया गया है, वो जो होती है आपकी वो IP एड्रेस होता है।
तो आपने अक्सर VPN का नाम सुना होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो VPN जब आप यूज़ करते हैं तो उससे आप अपने आप को हाइड नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ अपनी IP को हाइड कर रहे होते हैं कि जो है वो आपकी, कि आपने किस सोर्स के ज़रिए इसको नेटवर्क को एक्सेस किया है। तो खाली आप अपना लॉजिकल एड्रेस यानी IP एड्रेस उसकी मदद से चेंज करते हैं, लेकिन आप अपने डिवाइस को नहीं छुपा सकते। आपके डिवाइस का जो परमानेंट एड्रेस होता है, जो मैक एड्रेस होता है, वो बिल्कुल वही रहता है और वो ट्रेस होता है। अच्छा जनाब, दोनों में खुसूसियात क्या होती हैं भाई? जैसे कि बताया कि भाई आपका फिजिकल एड्रेस परमानेंट होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये डिवाइस की आईडी होती है आपकी एक तरह की। जबकि लॉजिकल एड्रेस जो होता है, जो IP एड्रेस होता है, उसको सॉफ्टवेयर की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। ये नेटवर्क की लोकेशन होती है और ये जो है टेम्पररी होती है, परमानेंट नेचर की नहीं होती। लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का होता है, जबकि जो फिजिकल एड्रेस होता है वो 48 बिट का होता है। मैक की फुल फॉर्म भी मैं बता चुका हूँ, इसको कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी कि यही वो चिप ID होती है जिसके ज़रिए वो डाटा आपके डिवाइस के अंदर ट्रांसफ़र होता है। इसी तरीके से हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर का वो है IPv4 एड्रेस। तो IPv4 एड्रेस जो होता है, जो नॉर्मल IP एड्रेस होता है, उसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि जैसे कि आपकी गाड़ी की जो एक नंबर प्लेट होती है, उस नंबर प्लेट से गाड़ी की पहचान होती है कि गाड़ी रजिस्टर्ड होती है कि अनरजिस्टर्ड है, कस्टम पेड है, नॉन कस्टम पेड है। तो गाड़ी की जो आपकी नंबर प्लेट होती है उससे आपकी जो है ना उसकी पहचान होती है। तो इसी तरीके से आप जब नेटवर्क पे एक्सेस करते हैं अपने डिवाइस को, तो आपके डिवाइस का मैक एड्रेस तो परमानेंट होता है, लेकिन वो डिवाइस किस सर्विस प्रोवाइडर के ज़रिए, किस IP के ज़रिए नेट पर कनेक्ट हो रहा है, तो वो जो एड्रेस होता है वो आपका IP एड्रेस कहलाता है। IPv4 एड्रेस जो होता है, जैसे तमाम IP एड्रेसेस 32 बिट्स के होते हैं, तो ये भी 32 बिट का होता है और इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो कहलाता है वो नेटवर्क कहलाता है और दूसरा हिस्सा इसका होस्ट कहलाता है। तो IP एड्रेस का जो नेटवर्क वाला हिस्सा होता है वो आपके कंप्यूटर के नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है और जो होस्ट वाला हिस्सा होता है ये डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है कि आप किस कंप्यूटर या अदर देन कंप्यूटर, मोबाइल या किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर रहे हैं, तो वो उस डिवाइस की इन्फॉर्मेशन होस्ट के अंदर होती है। और इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से होती है कि ये डॉट करके और 3-3 नंबर्स की सीक्वेंस में इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये आपका जो होता है वो एक एग्जाम्पल है IP एड्रेस की। तो यहाँ हमारे पास इस टॉपिक के साथ साथ जो है वो हमारे पास इख्तिताम हो जाता है हमारे 4th चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का, और इसकी एक्सरसाइज हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है चैप्टर नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन देंगे। थैंक यू।